अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए एक और जलसा मुनक़िद किया गया लाहौर के ठोकर न्याज बेग पर। ये जलसा बाकी दो जलसों के निस्बत थोड़ा बेहतर नज़र आता है। यहाँ पर खाने का भी वसी इंतज़ाम था और बैठने की भी अच्छी खासी जगह मौजूद थी और मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ पर भी खिताब किया। खिताब भी उनका जो उन्होंने किया उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये जलसा कितना बेहतर था और आगे इससे क्या कोई उम्मीद है कि PMLN ज़्यादा बेहतर इस्तकबाल के लिए तैयारी करे अपने कायद के लिए। इसके साथ साथ बात करेंगे जी तोशाखाना फ़ैसला मुअत्तल करने की भी कल समाअत होने जा रही है। साइफ़र केस पर ज़मानत की भी कल समाअत होनी है दरख्वास्त की, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर साइफ़र केस में चेयरमैन PTI को ज़मानत मिल जाती है तो फिर उनकी रिहाई हो सकती है क्योंकि और किसी केस में वो फ़िलहाल तक गिरफ्तार नहीं है। तो क्या इसका इम्कान है या नहीं, इस पर भी बात होगी। और उसके बाद जाहिर है कि बात करेंगे इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी कुछ खबरें आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आप सबको खुशामदीद। और पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। आज का जो जलसा था ठोकर न्याज बेग का, अगरचे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उसकी जो अरेंजमेंट थी उसकी वजह से उसमें कुछ बेहतर तादाद नज़र आई लोगों की, लेकिन बहरहाल आप समझते हैं कि ये कुछ बेहतर पावर शो था पहले दो की निस्बत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, सीधी सी बात है कि ये पावर शो पहले दोनों जो जलसे थे उनसे बेहतर था। और अगर ये बात मान ली जाए कि अरेंजमेंट की वजह से है तो फिर भी मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए तो बेहतर है। अच्छी बात है, उन्होंने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं और अच्छे लोग आ गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्लिम लीग नून की बहरहाल कामयाबी है कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी कि लोगों को शामिल करके, लोगों को बुला के तो एक टेम्पो बनाया जाए, एक टेम्परेचर क्रिएट किया जाए, तो उसमें वो कामयाब होना शुरू हो गए हैं। आज के जलसे से कम उन्हें ये ज़रूर हौसला मिला होगा कि आज जो है उनकी देखिए क्या अच्छा मेन्यू हो तो ज़्यादा लोग आ सकते हो। नहीं, देखिए बात मेन्यू की नहीं है। ये अब सियासी जलसे जो हैं वो उस तरह से हैं कि कोई भी ऐसा जलसा नहीं किसी भी सियासी जमात का जिसमें बिरयानी और इस तरह की चीज़ें ना हों। होती हैं, तकरीबन हर पार्टी ही करती है। लेकिन मैंने तो पीपल्स पार्टी के भी जलसों में इवन इस तरह मतलब जलसा अनाउंस होता है, उसके साथ ही एक मेन्यू अनाउंस होता है PMLN के जलसे में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने ये चीज़ पीपल्स पार्टी या PTI के जलसे में नहीं, मेन्यू को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है इनके जलसे? उसकी बुनियादी वजह ये है समीना कि अगर वो जैसे आपने खुद कहा कि वो पहले दोनों जलसों में उस तरह से लोग नहीं थे, तो वो अगर ये समझते हैं कि चलो मेन्यू अच्छा होगा, लोगों को अच्छी रोटी मिलेगी, तो चौधरी शुजात साहब की वो बहुत बड़ी मशहूर है कि रोटी शोटी खा के जाना। तो ये मुस्लिम लीग नून जो है, ये चौधरी और ये इकट्ठे रहे हैं तो इन्होंने भी ये पॉलिसी अपना ली है कि रोटी शोटी खा के जाना। लेकिन आज बहरहाल अच्छी खासी तादाद थी और ख़वातीन की भी एक अच्छी माकूल तादाद मौजूद थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये खुशाइन ज़रूर है कि उनकी स्ट्रेटजी कामयाब होना शुरू हो गई है और वो लोग इकट्ठे करना शुरू हो गए हैं। अगर यही टेम्पो बनता चला गया तो फिर वो 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनका एक अच्छा इस्तकबाल करने में बहरहाल कामयाब हो जाएंगे। ठीक, इससे पेशतर कि मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँ, मुझे थोड़ा अलाउ कीजिएगा। हारून रशीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय मैं जान लूँ। काफ़ी दिनों से मैं हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सोच रही थी, मैं काफ़ी दिनों से आपको फॉलो कर रही थी और आप मुसलसल ट्विटर पर भी ये बात कर रहे थे कि जो PMLN है वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि इख्तिताम पजीर है। मियाँ साहब का जो इस्तकबाल है उसके हवाले से बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। लेकिन आप समझते हैं कि जो आज मुस्लिम लीग नून का जलसा था वो उनके लिए खुशाइंद है और कुछ बेहतर जलसा करने में बहरहाल कामयाब हुए हैं? क्या बेहतरीन थी उसमें। जलसे इस तरह होते हैं जैसे वलीमे की दावत होती है, टेबलें लगी हुई, उसमें तरह तरह के खाने वो लोगों ने दिखा भी दिए। वो देखिए, ये गिमिक से नहीं है पॉलिटिक्स चल सकती। जब कोई सियासी पार्टी एक सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था, जैसे 40s में 1940s में हुआ था, मुस्लिम लीग एक तहरीक बन गई थी, तो वो इस तरह की हरकतों से नहीं हो सकता। वो तो जो इतने सर्वे क्या हो रहे हैं, आप बाजार में निकल जाएं, लोगों से पूछ लें, घरों में जाके पूछ लें,
मुस्लिम लीग के वोट नहीं है और जो है वो मायूसी का शिकार है। पार्टी अंदर से टूट फूट रही है, तो एक आध आदमी थोड़ी उसको छोड़ गया, बहुत से लोग उसको छोड़ गए हैं। अहमदाबाद की तो पूरी पार्टी छोड़ गई और वहां से मेहताब अब्बासी भी छोड़ गए और शायद खान अब्बासी भी, मिफ्ता भी, जफर इकबाल झगड़ा भी, और पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, तो इसकी सर्वाइवल का कोई चांस नहीं। लेकिन हारून रशीद साहब, फिर भी पीएमएलएन को ये उम्मीद है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो यकीनन दोबारा से जो वोटर सपोर्टर है उसमें कुछ जोशो खरोश आएगा, पार्टी फिर से खड़ी होगी, जो नाराज लीडर है वो भी जुड़ेंगे। मगर किस बुनियाद पर वो आएगा? नवाज शरीफ साहब अव्वल तो अगर इस मुल्क में कोई कानून और आइन मौजूद है तो जेल जाएंगे, वो आजाद कैसे फिरेंगे? और ये बात मेरी समझ से बालातर है सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया खुद को उनके लिए दाव पर लगा देगी एक ऐसे आदमी के लिए जिसने न कभी अदलिया से उसने सलूक किया है, न इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया है, कभी उसके मामलात उनसे बेहतर नहीं रहे। और उनके पास क्या है कहने के लिए? उनके भाई की हुकूमत थी 16 महीने तक, और पिछली बार जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने कर्जों में इतना इजाफा किया जिसकी कोई हद नहीं है, फिर जरदारी साहब की भी वो हमायत करते रहे। तो उनके पास क्या चीज है? वो इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें क्या कर सकते हैं? अदारे जो तबाह हो चुके हैं उनकी क्या बेहतरी कर सकते हैं? पुलिस को इस कदर तबाह कर दिया गया है पिछले 10-12 महीने में, 16 महीने में, कि इसकी बहाली बजाय खुद मसला होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बैकबोन है एक्सपोर्ट की, उसकी कमर टूट चुकी है। लोग जो है वो एतबार करने के लिए हुकूमत पर किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। अभी फलस्तीन का मसला हुआ, कोई आवाज सुनी आपने मुस्लिम लीग की? जब नवाज शरीफ से ये पूछा जाएगा क्या भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, आप एक लफ्ज तक उस पर नहीं कह सकते, तो वो क्या जवाब देंगे? सही। अच्छा हारून रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि इकबाल जफर झगड़ा साहब तो बहुत अरसा पहले ही उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली थी, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने ऐसा कभी ऐलान नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग नून के शरीफ बरादरान से वहाँ मुलाकात जब लंदन में हुई तो उस वक्त भी उन्होंने कोई वाज़ेह बात ऐसी नहीं की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। तो आप अभी जैसे फरमा रहे थे कि वो भी छोड़ गए हैं, तो क्या किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने छोड़ दिए? सरगर्म तो नहीं रहे ना, इख्तलाफ ही करते हैं ना। यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया कि असेंबली में यूनिवर्सिटियों की जो मंजूरी हुई है, कई यूनिवर्सिटियों की, वो पैसे लेकर की गई है। यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहता, वजीर बनने का क्या सवाल है। और मतलब अलग ग्रुप बना लिया, उसके सेमिनार कर रहे हैं, अलग पार्टी की बात हो रही है, तो वो छोड़ना ये, अब वो एक वफादार आदमी है, उस तरह यानी लातलकी जाते इख्तियार नहीं की, तो बाकी वो पार्टी के लिए सरगर्म तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, हारून साहब आप साथ रहिएगा, मैं चौधरी साहब का भी जरूर इस पे कमेंट लेना चाह रही हूँ। चल साहब, फिर ये जो सारा आज जलसा, ये जो सारा इत्माम, इससे क्या पीएमएलएन खुद को धोखा दे रही है या किसी और को धोखा देने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ सपोर्ट बहरहाल मौजूद है? क्या मकसद है इतने पैसे का भी लगाने का भी, अगर फिर भी मकसद ही हासिल ना हो तो? चल सर देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है उसमें जो है अवाम का जोशो खरोश जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, बड़ा ऑब्वियस हुआ है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी में अनसर्टेनिटी का आंसर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनके मेंबरान जो हैं वो ग्राउंड पे एक्टिव नहीं हैं। और सिर्फ लाहौर में नहीं, अभी ये जो आज जलसा हुआ है इसमें बिरयानी या खानों का जो एक एहतमाम किया गया है, क्योंकि बुनियादी तौर पे नून लीग ये ट्रेडर उसकी जमात है, तो वो ख़र्चा तो कर देते हैं और वो वोट भी दे देते हैं, लेकिन वो जलसे जुलूसों में आते नहीं हैं। और यही एक जो है प्रॉब्लम नून लीग को फेस करना पड़ा है कि उनका जो कारकुन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह या किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी की तरह उस तरह से मुतहरिक नहीं है। जलसों में तो नज़रिया होता है, जोश और जज्बा होता है, बिरयानियाँ या खाने तो नहीं होते। पीपल्स पार्टी के जलसे होते थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे होते थे, तो उसमें तो कुर्सियाँ भी कम होती थी, लोग खड़े होते थे और वहाँ पे ओपन स्पेस में जलसे होते थे। और
जो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद पे देखिए, पहली दफ़ा मैंने ये देखा है क्योंकि सियासी जमात के कारकुन कह रहे हैं हम मोटरसाइकिलें देंगे, हम गाड़ियाँ देंगे, आप तशरीफ़ लाएँ। इस तरह के जो जिस तरह से हारून साहब ने कहा ना, गिमिक्रीज, गिमिक्स की अब पॉलिटिक्स रह नहीं गई है। पॉलिटिक्स होती है नज़रिए की, पॉलिटिक्स होती है बयानिए की, पॉलिटिक्स होती है प्रोग्राम की। अब इन तीनों चारों चीज़ों में जो बुनियाद है, जो असास है सियासत की, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कोई ऐसी चीज़ दी है। मरियम नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो नवाज शरीफ पे हो के अब्बू नवाज शरीफ पे ख़त्म हो जाती है। उन्होंने भी कभी कोई ऐसी बात संजीदा नहीं की है जिससे उनके अट्रैक्शन हासिल कर सके। देखिए, नून लीग बहुत बड़ी दावेदार है कि पंजाब की वो सबसे बड़ी जमात है। आज तक नून लीग ने मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सके। 86 में बेनज़ीर भुट्टो आई तो उन्होंने वहाँ पे किया और तहरीक इंसाफ ने लातादाद दफ़ा मीनार पाकिस्तान को भरा है। ये क्यों नहीं कर सके? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आप दावा भी करते हैं कि आपको अवामी मकबूलियत भी हासिल है, आप दावा करते हैं कि आप सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, लेकिन आज तक आपने जो एक सबसे बड़ा वेन्यू है पॉलिटिकल एक्टिविटी का, उसको अभी तक आपने भरा नहीं। सही है, तो देखते हैं जी 21 अक्टूबर को भी ये भरने में कामयाब होते नहीं। लेकिन हारून रशीद साहब, एक जो थोड़ा सा नजर आ रहा है पैटर्न चेंज, मौलाना फजल रहमान ने भी जो कल गुफ्तगू की, जो बिलावल साहब ने गुफ्तगू की, ऐसा लग रहा है कि वो पीटीआई को स्पेस देने के लिए तैयार नजर आते हैं। मौलाना साहब ने भी कहा कि मुखालिफ बाहर होने चाहिए, जेलों से सियासतदान बाहर होने चाहिए, फिर मजा है मुकाबले का। बिलावल साहब ने भी कहा कि जिन्होंने कुछ किया है 9 मई में उन्हें सजा दें, बाकी पीटीआई को या किसी भी और जमात को हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शन में। आप समझते हैं कहीं कोई स्पेस बन रही है पीटीआई के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सियासतदान जो है ना वो अवामी एहसास को पहचानते हैं, ये सब लोग जानते हैं लोग के जज्बात क्या हैं। वो जो साथ उन्होंने ये भी कहा है इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सकते, हालत इतनी खराब है। बात ये है कि जहाँ कहीं वो जाते हैं उन्हें लोग की बातें सुननी पड़ती हैं। लोग सड़कों पे, घरों में, बाजारों में जहाँ कहीं जाते हैं लोग आवाजें कसते हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं। वरना बिलावल भी यही चाहते हैं वो जेल में रहे, मौलाना भी यही चाहते हैं। और कुछ बार्गेनिंग के लिए भी सियासतदान जो कुछ कहते हैं उसकी अहमियत नहीं होती। अहमियत इसकी होती है कि वो करते क्या हैं। मौलाना आप देख लेंगे कि अपने मदारिस के तालिब इल्म लेके आएंगे नवाज शरीफ के जलसों में और उनके साथ इलेक्शन अलायंस करेंगे और आए अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। जब सतह इतनी बुलंद हो जाती है नाराज लोगों की तो कोई सिस्टम चल सकता ही नहीं है। तारीख में कभी ऐसा हुआ है, वक्ती तौर पे कोई ताकत के बल पर कामयाब हो सकता है, दबा के रख सकता है। तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि 20-25% किसी के वोट हो और किसी के 70% हो। ज़िमनी इलेक्शन इतनी दफा हो चुके, इतनी दफा आपने देख लिया 3/4 सीटें वो पीटीआई यूजुअली जीत जाती है। और जहाँ कहीं कोई उनका आदमी आ रहा भी तो अक्सर धांधली से ही आ रहा। तो इसके बावजूद आप लोगों को कि ये एक माहौल बनाया जाता है मीडिया के बल पर, पब्लिसिटी के जरिए मीडिया में। बहरहाल उनका असर रसूख कहीं ज्यादा है। खान साहब तो चाय भी नहीं पिलाते किसी को आसानी से, कुछ अर्से से पिला रहे थे, अब तो खैर बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। वो आप जरा ये अंदाजा कीजिए कि इमरान खान को रिहा किया जाए और कोई बंदोबस्त ना हो, कोई कुर्सी ना हो, कोई स्टेज ना हो और एक ऊंची खड़ा होने की जगह हो, कोई ट्रक ही हो और तो वो ऐलान करे मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा, तो किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। और मीडिया पे भी ना हो, सिर्फ सोशल मीडिया पे इतला दे दी जाए तो लाहौर के 40-50 हजार आदमी उसमें जमा हो जाएंगे। तो ये तो नहीं ये लोग कर सकते ना। फिर ये अपनी दौलत का हिसाब नहीं दे सकते। दुनिया भर में इनकी जायदादें फैली हुई, इनकी जरदारी साहब की। कभी दुनिया में ऐसा भी होता है तो हुक्मरान और उनके औलाद इतने वसी पैमाने पर कारोबार कर रही हो और फिर नवाज शरीफ साहब ये फरमाएं कि अगर मेरी आमदन मेरे वसाइल जो है मेरे उससे ज्यादा हैं ज़राए आमदन से, तो किसी को क्या तकलीफ है। नहीं, तमाशा इस तरह नहीं चला करता। वो बन जाए, फर्ज कीजिए मार पीट के हुकूमत बना दे, बोल तो वो बेचारे को कोई पूछता ही नहीं, परवेज खट्टक को। ये भी नॉन स्टार्टर साबित हुए हैं, जहांगीर तरीन भी, क्योंकि दिल नहीं है ना। जानते हैं कि वो अपना कोई पसीरा ही नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं देते मीडिया को,
कहीं बात नहीं करते। और परवेज खटक भी अब खामोश है, मौलाना भी बीच में बहुत खामोश रहे हैं। इस तरह नहीं तो होता। सब लोग उस चीज को महसूस कर रहे हैं। बात करनी पड़ेगी इमरान खान के साथ। लेकिन हारून साहब आप मुसलसल ये चीज कह रहे हैं कि उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन खबरें तो कुछ और आ रही हैं। उनके वकला और हामिद खान साहब जैसे जो बहुत सीरियस वकील हैं, वो भी इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं अडियाला जेल में, और खदशा है, उनकी जान को भी खतरा है। तो लग नहीं रहा कि बात की तरफ माहौल यानी जा रहा है माहौल, बल्कि लग तो ये रहा है कि मजीद अंडर प्रेशर किया गया है। चीजें अपनी फितरी रफ्तार से होती है ना, वो अपने मसल आजमाएंगे जो फार्मूला, जो गलती आदमी कर बैठता है उसमें फंस जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। इमरान खान के मुखालिफ इत्तेहाद है जो लोग उन्हें दबा रहे हैं, इत्तेहाद नहीं है। भी आवाजें उठ रही हैं, हमारे इल्म में है। बहुत सी बातें कही नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। आप जरा अंदाजा कीजिए कि आज इमरान खान आजाद होते तो फलस्तीन के हक में आवाज उठाते, अगर कहते कि लाहौर के माल रोड पे और इस्लामाबाद के फैसल एवेन्यू पे और कराची की शाहराह फैसल पे जमा हो जाए, तो इसलिए तो नहीं हो सकता ना कि कौम को उसके जज्बात से, उसकी उमंगों से बिल्कुल अलग करके एक रास्ते पे ले जाया जाए। ठीक, हारून रशीद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? आवाज बड़ी कट रही है आपकी बार बार। जिससे आपके दफा का भी नुसार है, इकोनॉमी का भी आपकी पुष्टना है, जिसमें कर्नल की सदर का एक्सपोजर है। अरुण साहब आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे, हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा लाइन पर ले लें कि जिस तरह से आवाज़ आपकी क्लियर हम सुन पाए। मैं चाह रही थी आपसे ज़रूर फ़लस्तीन के हवाले से भी एक मैं कमेंट ले लूं, तो हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा बात करूं, लेकिन मैं मीनवाइल इमरान साहब और चौधरी साहब का भी कुछ ज़रूर इस पर बात करूँ। इमरान साहब आपकी क्या खबर है? अडियाला जेल से बड़ी सख्ती की खबरें आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि उधर जो मामलात हैं ये हैं कि जान को ख़तरा है, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, वज़न गिर रहा है, सेहत ख़राब हो रही है। ये तो पहले दिन से लोग कह रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं कर रहे। अडियाला जेल में आपकी मेरी मर्जी से तो नहीं गए, अडियाला जेल में तो खुद ही गए हैं ना। एप्लीकेशन उनकी तरफ से दी गई थी कि जी आप अडियाला जेल में शिफ्ट कर दें अटक जेल से। तो मामला ये है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं। ये अलबत्ता बात ये जो ख़बरें आ रही हैं उस पर तशवीश ज़रूर है कि इस तरह की अगर ख़बरें हैं तो सच को सामने आना चाहिए। जो डिसइंफॉर्मेशन, अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि ये सारी, ये बात तो सब भी कह रहे हैं कि वो बेटर क्लास बहरहाल उन्होंने वहाँ पे अडियाला जेल में दी नहीं गई, उसकी वजह से ही वो रिक्वेस्ट की जा रही थी कि उधर शिफ्ट किया जाए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बात तो है कि जो ड्यू प्रोसेस है वो होना चाहिए, उनको जो वो डिजर्व करते हैं वो क्लास भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो डिसइंफॉर्मेशन है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पे भी कुछ होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो उसको भी इसकी जो है वो सूरत हाल को वाजे करे, बताए कि ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये किसी तौर भी किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी बात एक जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, अभी फैसल चौधरी सब कह रहे थे कि ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना नज़रिया है, सियासत नज़रिया और प्रोग्राम पे होती है। तो हमारा आलमी ये है, हमारी कौन सी सियासी जमात ऐसी है पिछले 50 सालों में बताएं जिन्होंने नज़रिया को हो, जिनके पास कोई प्रोग्राम हो, जिन्होंने कोई प्रोग्राम दिया हो, उस पर अमल किया हो। तरीके इंसाफ वाले भी यही कहते थे, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI क्या कहते थे, 200 एक्सपर्ट आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे, हुआ कुछ नहीं। यही तो अब तो वो नजरिए पे है ना कि आज़ादी वाला नजरिया तो है अब उनका, जिसके ऊपर वो सारी अपनी कैंपेन चलाएंगे और अगर उनको मौका मिल गया। की आज़ादी पहले भी थी। नहीं मैं आप कह रहे हैं नजरिया वो सही है या गलत है या नहीं, अमल करेंगे नहीं, ये एक सवाल अलग है, लेकिन कोई बात तो है करने की, कोई थीम तो है, हम वो बात करें कि उनके पास क्या है। लेकिन मैं चौधरी साहब का एक कमेंट ले लूँ, फिर हारून साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ जाऊँगी। चौधरी साहब, ये जो कल केसेज हैं, साइफर केस में आपको जमानत का कितना इम्कान नजर आ रहा है? ओपन ट्रायल हो रहा है उसमें, और फिर तोशाखाना जो फैसला है उसको मुअत्तल करने की समाअत भी हो रही है। आपको लगता है अगर फैसला मुअत्तल हो गया तो नाअहली भी खत्म हो जाएगी? देखिए, जो खान साहब की नाअहली है वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नहीं है, वो आर्टिकल 63 के तहत थी। डिसक्वालिफिकेशन यानी इलेक्शन लड़ने के बाद अगर कोई मेंबर डिसक्वालीफाई करता है तो वो एक सज़ा उनको दी गई, वो टेम्परेरी सज़ा थी, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, वो परमानेंट डिसक्वालिफिकेशन तो थी नहीं। तो मेरी ओपिनियन में या मेरी जैसा से मैं उस कानून को देखता हूँ,
इमरान खान साहब दोबारा एक ही इल्ज़ाम के तहत 2 दफ़ा डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। अब रही बात ये कि कल क्या होगा, ये प्रेडिक्शन करना तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होता, और हम प्रोफेशनली करते भी नहीं हैं, मुनासिब बात भी नहीं होती है। लेकिन मुझे मैं ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो साइफ़र का ट्रायल जो है वो ओपन नहीं हो रहा, ज़मानत की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं, उसमें फ़र्क है। जो ट्रायल है वो जेल ट्रायल चल रहा है, और इसी तरह से साइफ़र केस जो है उसमें मुझे हैरानगी ये है कि जब असद उमर साहब की ज़मानत कन्फर्म हो गई है, वो भी नामज़द मुलज़म थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की बेल ना कन्फर्म करना रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के ख़िलाफ़ है। तो लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग तो उनकी बेल बनती है। जब एक को एक्यूज़ को आपने ज़मानत दे दी है और बाकी 2 को नहीं हुई, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि प्रिवेल नहीं करते। एज़ पर एज़ जो पहले आप बात कर रही थी कि उनके बारे में जो ख़बरें आ रही हैं, तो अब अगर कल भी हमने ये बात की है कि अगर आप बुलंद बाला दीवारों के पीछे जाके वो उसकी साए में जो है वो ट्रायल चलाएंगे और ट्रायल ओपन नहीं होगा, मीडिया एक्सेस नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, तो फिर जाहिर है ये सारी जो है बातें तो आएंगी सामने। और उनकी फैमिली की तरफ से पटिशन जो है वो भी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने जान के ख़तरा और दूसरी सहूलियात जो कि कानून के मुताबिक उनको बनती हैं उनको ना दिए जाने का शिकवा किया है। तो ऐसी चीज़ें जब आप ओपन ट्रायल करते हैं तो पता लग जाता है कि क्या मामला है, क्योंकि कोई भी सियासी लीडर हो, ट्रायल बंद कमरे के ट्रायल में ऑटोमेटिकली शुबुहात आ जाते हैं, खदशात हों, तो उनको दूर करना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उनको खुल के ये बात करनी चाहिए। महकमा दाखिला पंजाब जो है इस मामले में वो फ़ौरन उनको आना चाहिए और सबूतों के साथ जो है ये बात करनी चाहिए। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हारून साहब का मुझे ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला है उस पर भी कमेंट जानना है। हारून साहब, ये जो हमास ने एकदम इसराइल को चौंका देने वाला हमला किया, उसके बाद बहुत ये बात हो रही है कि अब तो इसराइल को एक जवाब मिल गया और अब तो खैर नहीं है, और अब तो यकीनी तौर पर वो बिल्कुल कला कमा कर देंगे, खुदा न खास्ता, और न जाने क्या हो जाएगा। तो आपके ख्याल से ये हमास ने हमला जो किया है इसमें ज़्यादा नुकसान का खदशा है उल्टा, या फिर आपको लगता है कि ये कोई आखिरी लड़ाई उनकी फतह में भी बदल सकती है? नहीं, आखिरी लड़ाई तो खैर नहीं है ना, वो बेचारे तन्हा इस पोजीशन में हैं। लेकिन ये आपने गौर किया कि पिछले 50 साल में एंटनी उसने भी कहा है, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने भी, पिछले 50 साल में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। यानी सिर्फ ये मुसाइदी फेल नहीं हो गई, वहाँ ज़ाहिर है फ्रेंच और ब्रिटिश और ये भी अपना मुतर्रक है। ये तो ये कमाल है। दूसरा ये है कि उधर से अपना लेबनान से हमला कर दिया गया है। तो ये आपका क्या ख्याल है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग के बगैर ही हुआ है? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो फौरी तौर पे जो प्लान था, जो बाइडेन और उसके दरमियान नेतन्याहू के दरमियान डिस्कस हुआ था, उसमें ये था कि जल्दी जल्दी सऊदी अरब तस्लीम कर ले, कुछ और मुल्क भी तस्लीम कर लें, और नेतन्याहू इस पर इंसिस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान से तस्लीम कराएं, और पाकिस्तान को इसीलिए ऐसी हालत में रखा जा रहा है। ओहो, फिर हम आवाज़ नहीं सुन पा रहे। बहरहाल हारून रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस पॉइंट पर नाजरीन, और ब्रेक से वापस आकर मज़ीद भी हमास और जो इसराइल का मामला है इसके ऊपर मज़ीद भी बात होगी, और इसके साथ साथ कुछ इकॉनमी के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू होगी। आप हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से, इमरान साहब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये मामला कहाँ जाकर थमेगा? क्या एक भारी नुकसान के बाद जंगबंदी हो जाएगी? कौन इसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा? समीना, बात है सीधी सी। देखिए, अगर आप इस वक्त देखें तो इसराइल ने तो बाकायदा इसको जंग करार दे दिया है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये जंग है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन जो है ना, वो फ़लस्तीनियों को मौज़ूद इल्ज़ाम खिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये बड़ी ज़्यादती और ये
और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि वो इसराइल के पीछे खड़े हैं और उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये लोग बड़े चैम्पियन बनते हैं अमन के और दाई हैं, और वो कहते हैं कि जी हमसे बड़ा कोई चैम्पियन नहीं है, लेकिन जब मुसलमानों के साथ ये मामला होता है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो इंडिया में हो, फिर ना जाने क्यों इनकी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं, इनको ये कहीं पे कुछ नज़र नहीं आता। अब मुझे ये बताएं कि गज़ा में इसराइल ने मुकम्मल कब्ज़ा करने की धमकी दी और कहा जी 12 घंटे में तमाम फ़लस्तीनी ये खाली कर दें। अब मुझे जब ये अल्टीमेटम देंगे और इसराइली फ़ौज वहाँ पे जिस तरह से करेगी, तो मुझे बताएं फिर इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। फ़लस्तीनी बेचारे जो हैं वो बार बार ही अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, और इस दफ़ा जो इसराइल की फैंटी उन्होंने लगाई है, और जिस तरह से देखें अभी तक की इतलात के मुताबिक 657 फ़ौजी जो हैं इसराइल के वो मारे गए हैं, इससे ज़्यादा जो हैं वो गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। तो फ़लस्तीन ने इस दफ़ा काम तो किया है उस तरह का कि जिससे इसराइल तिलमिला उठा। अब ये कहना कि जी ये क्या है, देखें जब अगर जैसे हम कल बात कर रहे थे, अगर ये ट्रैप हो तो फिर कोई इसराइल का इतना नुकसान ना होता। इसलिए ये बात तो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ट्रैप ट्रूप कोई नहीं है, ये बाकायदा हमास की कार्रवाई है और एक प्लान्ड कार्रवाई। हाँ जी, प्लान्ड कार्रवाई, और प्रॉपर उन्होंने मनसूबाबंदी करने के बाद ये सारा काम किया, और इसमें उनको सपोर्ट भी हासिल है। और देखिए स्पोर्ट के बगैर तो वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। कतर ने तो हमायत का भी ऐलान किया है, सऊदी अरब जो है, ईरान ने बिल्कुल ओपनली बात की है। तो सऊदी अरब जो है वो अभी उस तरह से सऊदीया ने नहीं किया, सऊदीया की तरफ से जंग बंदी का जो है ना उस पर जोर दिया गया कि आप जंग बंदी कर दें, लेकिन मामला ऐसी है कि जब तक आलमी कुव्वतें खुद आगे बढ़ के इसका फैसला नहीं करेंगी, इसमें नहीं कूदेंगी और मेरिट पे बात नहीं करेंगी, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि ये मामला हल हो सके। जज साहब, आपका क्या नज़रिया, ये कितने दिन इस तरह की जंग चल सकती है खुदा न खास्ता, और उससे क्या हासिल होगा, इसका एंड क्या निकलेगा? देखिए समीना, इसको आप दो जहतों में देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो इसराइल का अपने दिफा के ऊपर ज़ौम था और दुनिया में इसको एक इस्टेब्लिश किया जा रहा था कि इसराइल का जो डिफेंस है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है और वो उसमें से उसको डेटर नहीं किया जा सकता। सो पहली बात तो ये हुई है कि जो उनका जो ये हमला हुआ है और जिस तरह से वो एक्सपोज हुआ है उनका सारा सिस्टम, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका वो गैर रवायती तरीके जो हैं अभी जो इस्तेमाल किए हैं हमास की तरफ से, यानी उन्होंने मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल किए, डिवाइसेस यूज़ नहीं की, फ़ेस टू फेस जो है मामलात किए हैं, तो ये इसराइल को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इतना ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ फोर्स, इतनी ज़्यादा जो है वो एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, उसमें जो है इस किस्म का अटैक उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक़ है। और ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा शौक़ है कि अगर इसराइल को भी इस तरह से किया जा सकता है तो फिर जो है वो तो बाकी कंट्रीज तो वल्नरेबल हो गई। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसका इम्कान मौजूद है कि इसराइल को जो एक अपार्थाइड वो स्टेट कायम करना चाहते हैं, एक नस्ल परस्ताना यहूदी रियासत कायम करना चाहते हैं, उसको शायद वो इसको बहाना बना के उस पर वो इसको एक्सपेडाइट भी करेंगे और इस पर जोर भी लगाएंगे और उस पर जो है फ़लस्तीनियों का नुकसान भी होगा। और उसमें जो है क्योंकि इस वक्त अरब जो दुनिया है वो भी फ़लस्तीनियों की इमदाद खुल के नहीं कर सकती, वो इस पोजीशन में नहीं है और ना ही वो जंगों में जो है हिस्सा लेना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अपने रीजन की जो जंग हैं उनको भी वो उसमें फायर फाइटिंग में मसरूफ़ है और वो यमन में, और उन्होंने सबको ईरान के साथ भी अपने मामलात किए हैं ताकि वो जंगो जदल जो है वो ख़त्म हो। इस तरह ईरान जो है वो भी खुल के तो किसी की जंग में कोई क्यों कूदेगा, हवाएं तो की है लेकिन वो खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक जी हाँ सही, लेकिन ये इसमें अब फ़िलहाल तो ये है कि सब इस बात के लिए दुआगो हैं कि बहरहाल इसमें जानी नुकसान ना हो और जो मामलात हैं उनको कुछ बेहतर अंदाज से हल किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह जो फ़लस्तीनी रियासत है उसके एक आज़ादाना फ़लस्तीनी रियासत है उसके क़याम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए या फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। बहरहाल ये कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर जी इस टॉपिक को क्लोज़ करते थोड़ा मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इस वक्त, डॉलर हम देख रहे सस्ता होता चला जा रहा है
लेकिन इसके बावजूद भी उसके असरात उस तरह मईशत पर नज़र नहीं आ रहे। महंगाई उसी तरह बरकरार है, उसका जो बढ़ने की रफ्तार है, और उसके साथ साथ जो बिजली है, गैस है, उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। पेट्रोल ज़रूर नीचे आया है या मज़ीद आने वाला है, उसकी भी नवीद है, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी जो है उसकी मुश्किलात आसान होती नज़र नहीं आ रही। तो ये क्या घन चक्कर है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम समीना, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही सब जानना चाहते हैं कि डॉलर तो खासा नीचे आ गया है, अब उसका जो रेट है काफ़ी नीचे गिरा है, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई की शरह वहीं बरकरार है, बाकी जो मामलात हैं मईशत के वो उसी तरह स्टक नज़र आते हैं। तो ये इसकी क्या वजह है? डॉलर, पहले तो हमें हर बात का मसले का यही पता चलता था, वजह ही ये है कि जी डॉलर रेट बहुत ज़्यादा है। अब जब वो कम हो रहा है तो फिर बाकी क्यों नहीं हमें कुछ समरात नज़र आ रहे हैं? समीना, अगर आप ये देखिए कि एक तो आपने देखा 8 रुपए और 11 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हुई और डीजल की कीमत कम हुई। अगर डॉलर की स्ट्रेंथ उसी तरह रहती, ये जो 308 के करीब इंटरबैंक था, जो इस वक्त 283-84 के करीब आ गया है, ये 8.5% इंटरबैंक जो है, मुझे तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली इंटरबैंक मैटर करता है बिकॉज वो ही हमारी इंपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा कलीदी रोल प्ले कर रहा है। अगर वो नीचे ना आया होता तो ये जो 8 रुपए और 11 रुपए कम हुए ना, ये बढ़ जाते, इसलिए कि इंटरनेशनल ऑयल की कीमत उस टाइम पर बढ़ी थी। बट द गुड न्यूज नाउ, बिकॉज आई नो कि इस वक्त लोगों को कोई ना कोई उम्मीद तो दिलवानी पड़ेगी, वो ये है कि $95 से ब्रेंट की कीमत $84 पे आ गई है। तो उधर आपको एक बहुत बड़ा मोर देन 10% का डाउनवर्ड स्लाइड इन इंटरनेशनल प्राइसेस आया है। 8.5% का पास थ्रू यहाँ से आ रहा है। सो नेक्स्ट जो 16 तारीख को कीमत इंशाल्लाह पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की आएगी, उसमें एक सब्सटैंटिव चेंज आना चाहिए डाउनवर्ड रिवीजन का। इसका पास थ्रू लेटर ऑन इन्फ्लेशन पे भी आना चाहिए। बट समीना, आपकी पहली बात दुरुस्त है, एनर्जी प्राइसेस जिसमें बिजली की कीमत स्पेशली और गैस की कीमत अब तब्दील होने जा रही है। अगर ये दोनों का जो पास थ्रू हुआ और पेट्रोल के बढ़ने का जो पास थ्रू हुआ, फिर ऑब्वियसली मुल्क तो अभी भी शॉर्टेजेस से निकल नहीं रहा ना। मतलब हमारी जो भी अजनास हैं उनकी वो कंफर्टेबल सप्लाई नहीं रही है फ्लड्स के बाद, और इंटरनेशनली भी हम नहीं मंगवा सके। फिर एक याद रखिए, लोग इसकी बात नहीं करते पर बात तो करनी पड़ेगी, जब आप फिस्कल का खसारा रन करते हैं ना और गवर्नमेंट बहुत बोरोइंग करती है तो बहुत से पैसे यानी कि क्रिएट होते हैं। बहुत से पैसे से मतलब यह है कि इस साल 8,000 अरब रुपए का एक फिस्कल का खसारा होगा। ये नए 8,000 अरब रुपए जो है स्टेट बैंक बैंकों को देगा, बैंक हुकूमत को देंगे। ये उसी सप्लाई को चेज कर रहे हैं जो मुल्क में है, जिसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है या शरह नमू है वो तो बहुत कम बढ़ रही है। इस साल भी 1.5-2% बढ़ेगी, पिछले साल नहीं बढ़ी थी। ये खुद बहुत बड़ा जरिया है इन्फ्लेशन क्रिएट करने का। सो ये है एक ओवरऑल तनाजुल इस वक्त इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को बहुत कट करे इस साल में, बहुत ज्यादा। और तीसरा स्टेप ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो होने वाला है उसको इंश्योर करे और एक्सटर्नल फ्लोज जो है वो लेके आए। तब आप जो तकवीयत थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से मिली है ना, ये कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हुकूमत जो है उस पर निशानदाही काइंडली कीजिएगा कि कौन से अखराजात कट होने चाहिए जिससे जो है ये फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है। तो आप ये भी काइंडली इस पर रोशनी डालिए कि उसके अलावा कौन सा ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको कट करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत बड़ा तो एक्सपेंस जो है वो टारगेटेड सब्सिडी पे जाने का है। बहुत बड़ी एक जनरल से 1074 अरब रुपए की सब्सिडी हमने देनी है इस साल जाके अपने बजट में। अब मैं आपको एक सब्सिडी बताता हूँ। मसलन एक हुकूमत आज रिफॉर्म करे कि हम हर जगह एक टैरिफ नहीं रखेंगे, हम टैरिफ इक्वलाइज करने में कि एक प्लेसेस पे बहुत ज्यादा लॉसेस हैं, दूसरी जगह लाइन लॉसेस कम है, तो हम उसको इक्वलाइज करने में 170 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। अब दिस इज अ सब्सिडी जस्ट गोइंग बिकॉज इनएफिशिएंसी को हम पूरा कर रहे हैं। आप 170 अरब यहां से काट सकते हैं। इस तरह आप जो अपना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको 460 अरब रुपए फेडरल से नहीं फंड कर सकते, आपको प्रोविंसेस को इसके साथ लाना पड़ेगा, हर सूरत में लाना पड़ेगा। ये अदरवाइज चल ही नहीं सकता, क्योंकि जितने आपके अखराजात फेडरल के हैं उसको शेयरिंग करनी पड़ेगी प्रोविंसेस को। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब बड़ा सीरियस रिफॉर्म है एक्सपेंडिचर का। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फेडरल के पास हैं, क्लाइमेट, फूड, एनवायरनमेंट,
ज़कात, उशर, एजुकेशन, हेल्थ, HEC, कोई काम ही नहीं है फेडरल का ये चलाने को। 18वीं तक को इम्प्लीमेंट, ये अखराजात प्रोविंसेस के पास चले जाएंगे, एक बहुत बड़ा आपके पास रूम क्रिएट होगा। अगर ये सारे काम आप करेंगे, पाकिस्तान की रियली एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पहले कीजिए, तब टैक्सेशन की रिफॉर्म की तरफ जाइए। ये हैं असल काम जो पाकिस्तान में होने वाले हैं। इसी तरह आप अगर वाकई बहुत सीरियस हो जाएं इस पे, तो आपका एक टैक्स एक्सपेंडिचर है 2200 अरब रुपए का। ये वो मरात हैं जो हमने एग्जेम्पशंस और कंसेशंस में दी हुई हैं। मैंने नहीं ये फिगर क्रिएट किया, ये हमारे लिखा हुआ है इस वक्त के जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू डू दिस। 1700 प्रोजेक्ट्स हैं PSDP के जो अगले 16 साल में कंप्लीट होने हैं, उनको फारिग करें, लाएं। जो इस वक्त 60-70% कंप्लीट हुए हैं उनकी तरफ जाएं। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो एक्सपेंडिचर का। सब बात टैक्सेशन की तरफ चली गई है। मतलब जब मैं सुनता हूँ वर्ल्ड बैंक की कमेंट्री भी जब आ रही होती है, तो सारा जोर जो है कि जी हम 50,000 रुपए वालों पे टैक्स लगाएं। पहले एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म तो कीजिए, इसी से इन्फ्लेशन ने भी नीचे आना है। आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑन पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस तरह की भी खबरें हैं मार्केट में कि जो आपका डॉलर है, पहले तो जो इंटरबैंक या ओपन मार्केट में रेट होता था उस रेट पे भी डॉलर नहीं मिलता था। अब इस तरह की भी खबरें हैं कि उससे कम रेट में भी मिल रहा है लेकिन लेने को वाला कोई नहीं है। एब्सोल्युटली, सेंटिमेंट चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, अवेलेबिलिटी चेंज हो गई है। ये तीनों चीजें जो हैं वो किस तरह चेंज हुई हैं। हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे जो डॉलर जा रहा था उसको रोका। हमने जो इलीगल थर्ड मार्केट थी, यानी कि आप हैरान होंगे कि दो मार्केट्स हैं, एक इंटरबैंक की और एक कर्ब की। आपने सही की, एक तीसरी मार्केट चल रही थी नो योर कस्टमर किए बगैर। आपने कोई अपना हेल्थ का नहीं बताना, ट्रैवल नहीं बताना, आप वहां पे आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा रहे और डॉलर खरीद रहे हैं, उसको रोका गया। सो एक सेंटिमेंट तब्दील हुआ है। इस वक्त तो आप डॉलर बाजार में बेचने जाएं तो वो बिकता नहीं है और बहुत नीचे आके बिकता है। कल ही मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि वो $100 बेचने गए तो 276 पे बड़ी मुश्किल से उन्होंने $100 चेंज किया। वो बाहर से आए हुए थे, उनको कुछ पैसे चाहिए थे। सो एक सेंटिमेंट तब्दील हो गया है। कुछ लिक्विडिटी इंप्रूव कैसे करती है? एक्सपोर्टर इस वक्त अपना डॉलर ऑफलोड कर रहा है। पहले वो डॉलर रोक लेता था कि नहीं मैं 300, 310, 320, अब वो कह रहा है कि कल मैंने 276 में बेचना है तो मैं आज 282 में बेच लूं। इंपोर्टर फॉरवर्ड की बाइंग नहीं कर रहा, सो सप्लाई एंड डिमांड का फर्क आ गया। सो द होल, जिसे आप कहेंगे ना इकोसिस्टम, इस वक्त वो ये कह रहा है कि डॉलर होल्डिंग इज नॉट अ गुड थिंग। फिर एक और चीज आपको भी कहता हूं, मैंने अपने बैंक में 21% पे पैसे रखे हुए हैं। ये कोई कमाल नहीं है कि बैंक मुझे कोई रेट दे रहा है। आप अपने बैंक की जाके वेबसाइट पे देखिए तो इस वक्त 21% रिटर्न है माहाना की पेमेंट पे, 12 महीने के डिपॉजिट पे। आप खुद बताइए, ये तो जबरदस्त है। 300 रुपए, लेट से कि $1 इस वक्त 300 का होता, आप जाके ये बैंक में पैसे रख दीजिए, एक साल में आपको 360 रुपए हो जाएंगे। मेरा ख्याल है दैट्स अ गुड रिटर्न। सो इधर मॉनेटरी टाइटनिंग भी हुई है। ये सब अवामिल जो है ना ये इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। फिर गोल्ड की कीमत दुनिया में भी कम हुई है और हमारा गोल्ड आई थिंक 2,40,000 से इस वक्त शायद 2 लाख रुपए पे आ गया है। वो भी अट्रैक्टिव नहीं है। सो आई थिंक ये जो लस्टर है वो गोल्ड का भी खत्म हो गया। इट इज नॉट ग्लिटरिंग। डॉलर का तो अजीब सी बात ही हो गई है डॉक्टर साहब, ये महंगी हो रही होती है जब चीज, तो यानी डॉलर हो या गोल्ड रेट ज्यादा बढ़े हो तब भी मसला है, और अगर सस्ता हो रहा है तो उससे भी ज्यादा मसला नजर आ रहा है। ये तो अजीब ही सुमिना, एक और भी बात है डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें देखें, हम हमेशा ये कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हुआ हर चीज महंगी होगी, तो सोना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं लेकिन महंगाई अभी भी 37% जो है उसकी शरह में इजाफा। वो तो जैसे उन्होंने पहले क्वेश्चन में भी कहा, लेकिन अब सवाल यहाँ पर एक और भी है ना। मैं सिर्फ ये पूछना ये चाहता हूँ कि क्या जिस यहाँ आप ये नहीं समझते कि कहीं हमारी मैनेजमेंट का भी फॉल्ट है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो उस वक्त तो सब फौरी बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कीमतें कम हो रही हैं तो हुकूमत की वो उस तरह से ग्रिप नहीं है कि वो कीमतें कम भी करवा सके। दुरुस्त कहा है आपने, इकोनॉमिक गवर्नेंस बेहतर होनी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आप और मैं तो बहुत बेहतर ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान का असल मसला तो इन दी एंड गवर्नेंस का है। सारा पाकिस्तान का मसला तो कॉम्पिटेंस का है, बाकी मसाइल तो उसकी वजह से होते हैं। अब चूंकि आपकी हुकूमतें जो हैं वो ये होर्डिंग को रोक नहीं पाई हैं, आपकी हम हुकूमतें स्मगलिंग को रोक नहीं पाई हैं, तो ये सारा कुछ होता है। चीनी 2.5 लाख टन बाहर भेजी, आप हैरान हो जाएंगे, और 6 लाख टन स्मगल हो गई। अब शॉर्टफॉल तो होनी थी मुल्क में।
सो ये बात इकोनॉमिक गवर्नेंस का इशू तो अपनी जगह कायम है, पर हैविंग सेड दैट आई थिंक थोड़ा सा पास थ्रू का इफेक्ट एक और आपको वो कहता हूँ, किया स्पोर्टेज और बाकी जो किया की कार्स है उन्होंने 5 लाख तक अपनी कीमत कम कर दिया, 5 लाख तक, सो कुछ इफेक्ट दिखाई देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि लोग बड़ी तकलीफ में गुजरे हैं। सितंबर का महीने का जो बढ़ा हुआ आपको आया है इस वक्त इन्फ्लेशन का, एक तो प्राइसेस स्टिकी होती हैं, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, वो जब बढ़ जाती हैं तो उनका नीचे आने में बड़ा वक्त लगता है। दूसरी बात ये है कि सितंबर का एक बेस इफेक्ट भी है और एनर्जी प्राइस पास थ्रूज थे। लेट्स होप कि द वर्स्ट इज ओवर। इंटरनेशनल, आप मुझे मालूम है बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे कि इंटरनेशनल अवामिल अब कुछ तब्दील हुए हैं जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। अल्लाह करे कि इसका इफेक्ट ना आए प्राइसिंग पे कमोडिटीज की और ये स्मूदन आउट रहे। इस वक्त $84 पर बैरल है ब्रेंट, अगर ये यहीं रहता है तो हमारा प्राइस पास थ्रूज जो है वर्स्ट इज ओवर, थोड़ा सा डाउनवर्ड करेक्शन शुरू होगी। पर हमने अपने पॉलिसी के, मैं हर बात के आखिर में ये कहता हूं, इसका कतई मतलब नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो हैं वो पायदार होंगे जब पॉलिसी और स्ट्रक्चरल काम अपने साथ करने हैं। अच्छा, GSP प्लस में भी 4 साल की तौसी हो गई पाकिस्तान के लिए, तो ये इससे फायदा क्यों नहीं हम उठा पा रहे उस तरह से? इसके लिए क्या करना होगा? आपने जबरदस्त बात सामने रखी है। देखिए, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है ना, पाकिस्तान का मसला, बहुत से लोग कहते हैं इंपोर्ट्स रोक लें। मैं बहुत ही मतलब रिसर्च के बाद ये आपको गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान का मसला इंपोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान का मसला है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अगर 9% ऑफ GDP होंगी, इंडिया, मलेशिया, वियतनाम 22, 37, 93% ऑफ देयर GDP एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। वहां से ये जो रिजर्व्स हैं ये बिल्ड होते हैं, वहां से उनकी करेंसी स्ट्रांग होती है। एक्सपोर्ट्स GSP प्लस की वजह से मैं सुनता हूं कि 202 से 3 अरब डॉलर जो है उसका फायदा होता है। हमने टर्फ में 2.5 अरब डॉलर, टर्फ है जो हमने फाइनेंसिंग की 1% पे 10 साल के लोन्स दिए, उससे 2.5 अरब डॉलर की मशीनरी आई, पर इन सब को हम ला नहीं सके अपनी मेन स्ट्रीमिंग में। और इस वक्त तो एक्सपोर्ट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड का शिकार हैं। इसमें इंटरनेशनल मार्केट का भी हिस्सा है, पर हमें भी खुद बहुत काम करना है। बहुत अच्छी बात आपने सामने रखी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने आज फिर हमें वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दी चीज़ें। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।